नमस्कार बच्चों, आप सभी का आपके ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। मैं वाग्मिता सिंह केंद्रीय विद्यालय सिंगरौली से आज आप सबके समक्ष आपके पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के 5वें पाठ अक्षरों का महत्व लेकर प्रस्तुत हूँ। बच्चों, यह पाठ एक निबंध है और इस निबंध के लेखक हैं श्री गुणाकर मूले जी। बच्चों, इस पाठ के शीर्षक से ही जैसा कि आप लोगों को पता चल रहा है कि इस पाठ में किसकी बातें की गई हैं? जी हाँ, अक्षरों की बातें की गई हैं। अक्षरों के महत्व को बताया गया है। बच्चों, अक्षर क्या होते हैं? अक्षर संस्कृत के क्षर धातु से बना है। क्षर का अर्थ होता है समाप्त होने वाला, नष्ट होने वाला, और अक्षर धातु में उपसर्ग जुड़ गया है अ, और अ उपसर्ग जुड़ने से इसका अर्थ बदल कर हो जाता है कभी न समाप्त होने वाला। तो इस प्रकार से अक्षर का अर्थ है कभी न समाप्त होने वाला, अर्थात अविनाशी। अगर हम भाषा की दृष्टि से देखें, भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखें, तो अक्षर वो ध्वनि इकाई हैं जो एक ही सांस में बोल दी जाती हैं, अर्थात एक ही सांस में बोल दे जाने वाली ध्वनि इकाई को हम कहते हैं अक्षर। इसे अंग्रेजी में सिलेबल कहते हैं। तो बच्चों, आज इस पाठ में हम यह जानेंगे कि ये जो अक्षर हैं, जो हमारी भाषा के मूल इकाई है, जिनके द्वारा हम अपनी अभिव्यक्ति को, जो हमारी अभिव्यक्ति मौखिक और लिखित रूप में होती है, उसको हम पूर्ण नहीं कर सकते, उसका विकास कैसे हुआ, यानी कि अक्षरों का विकास कैसे हुआ, हमारे पूर्वजों ने इन अक्षरों को कैसे विकसित किया। और इसके साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि जब ये अक्षर नहीं थे, इनका विकास नहीं हुआ था, तो हमारे पूर्वज किस माध्यम से, किस तरीके से अपनी विचारों को, अपने भावों को प्रकट करते थे। तो आइए, इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ के लेखक के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें, और उसके बाद हम इस पाठ को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर अक्षरों का विकास कैसे हुआ और इसका हमारे जीवन में कितना महत्व है। इस पाठ के लेखक का नाम है गुणाकर मूले जी। तो गुणाकर मूले एक मराठी परिवार के थे, एक मराठी घराने के थे। इनका जन्म 3 जनवरी 1935 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 16 अक्टूबर 2009 में हुई। बच्चों, गुणाकर मूले जी हिंदी और अंग्रेजी में विज्ञान लेखन को लोकप्रिय बनाने वाले एक जाने माने लेखक हैं, अर्थात गुणाकर मूले जी विज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें, लेख, आलेख, निबंध लिखा करते थे हिंदी और अंग्रेजी भाषा में, और उन्होंने विज्ञान लेखन को हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बहुत अधिक लोकप्रिय बनाने का कार्य किया है। तो आइए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि लेखक ने अक्षरों के बारे में हमें क्या बताना चाहा है। हमें इस पाठ से अक्षरों के बारे में क्या क्या पता चलता है, आइए चल के पाठ में देखते हैं। बच्चों, पाठ को पढ़ने से पहले पाठ में प्रयुक्त कुछ कठिन शब्द के अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग उसे समझ लीजिए। तादाद, तादाद का अर्थ होता है बच्चों संख्या। मूल, मूल अर्थात जड़। इसके बाद तीसरा शब्द है अनादिकाल, अनादिकाल अर्थात युग के प्रारंभ का समय। इसमें काल का अर्थ आप लोग को पता है बच्चों, समय होता है, और अनादि, अन उपसर्ग है और आदि शब्द भी है। आदि कल से भी पहले का, आदि यानी कि सब, शुरुआत, आदि हम शुरुआत को कहते हैं, प्रारंभ को कहते हैं, और अन उपसर्ग इसमें जुड़ा हुआ है, तो इसका अर्थ हो जाता है युग के प्रारंभ का समय, यानी जो सबसे प्रारंभ का समय था युग का, उसे हम कहते हैं अनादिकाल। इसके बाद बच्चों वृत्त, वृत्त हम कहते हैं सर्कल को, गोल घेरे को। ये सर्कल आप लोग जानते हैं, इसे ही हम लोग हिंदी में कहते हैं वृत्त, जिसे आप लोग
पढ़ते हो, अपने गणित में पढ़ते होगे, सर्कल नाम से जानते हो, इसे ही हम कहते हैं वृत्त। इसके बाद बच्चों शब्द है द्योतक। द्योतक का अर्थ होता है सूचक। किसी चीज़ के सूचक को हम कहते हैं द्योतक। इसके बाद बच्चों शब्द है सिलसिला। सिलसिला का अर्थ होता है क्रम। जैसे हम कहते हैं ना यादों का सिलसिला, यानी कि यादों का क्रम। इसके बाद बच्चों शब्द है लिपि। लिपि हम ध्वनियों को लिखने के लिए प्रयुक्त शब्द या चिन्ह के लिए हम लिपि शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी कि हम जो ध्वनि बोलते हैं, हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है, जैसे क। अब क को हम कैसे लिखेंगे? हम लोग क को हम लोग कैसे लिखते हैं? क ऐसे करके ऐसे लिखते हैं। तो यह जो क ध्वनि को चिन्हित करने का जो तरीका है, इस चिन्हित करने के तरीकों को ही हम कहते हैं लिपि। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो किसी भी ध्वनियों को लिखने के लिए जो प्रयुक्त शब्द या चिन्ह होते हैं, उन्हें हम कहते हैं लिपि। इसे इंग्लिश में कहते हैं हम स्क्रिप्ट। तो आइए बच्चों, अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि लेखक ने अक्षरों के बारे में क्या बताया है। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। बच्चों, इस अनुच्छेद में सबसे पहली बात लेखक ने लिखी है अक्षरों की कहानी। अर्थात यह जो पाठ है, यह किसकी कहानी है? लेखक के शब्दों में ये अक्षरों की कहानी है। अर्थात इसमें अक्षरों के बारे में, उनके जीवन के बारे में, अक्षरों के विकास के बारे में बातें की गई हैं। लेखक लिखते हैं कि हमारे आसपास विभिन्न प्रकार की पुस्तकें रहती हैं और अभी भी करोड़ों पुस्तकें छप रही हैं और अभी तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। तो हमारे आसपास जितनी भी पुस्तकें हैं, जितनी भी किताबें हैं, उन सब में क्या है? अक्षर हैं। प्रत्येक पुस्तक में अक्षर होते हैं। आज हमारे पास विभिन्न प्रकार की विभिन्न तरीके की किताबें हैं, पुस्तकें हैं और उनमें उतने ही प्रकार के अक्षर भी हैं, क्योंकि जो पुस्तकें छप रही हैं वो अक्षरों में ही छप रही हैं। यहाँ भी आप देखिए, यह जो चीज़ें लिखी हुई हैं इनमें भी अक्षरों का ही प्रयोग किया गया है। तो हमारे आसपास जितनी भी पुस्तकें और जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं उन सब में अक्षर सम्मिलित है। और जितने भी प्रकार की पुस्तकें या समाचार पत्र या जो कुछ भी लिखा जा रहा है, जो कुछ भी लिखित सामग्री है, उसमें क्या है? अक्षर सम्मिलित है, क्योंकि अक्षरों से ही शब्द बनते हैं और शब्दों से ही वाक्य, और वाक्य से पूरा का पूरा अनुच्छेद और उसके बाद किताब बनता है। तो यहाँ लेखक हमें यही बताना चाह रहे हैं कि हमारे आसपास जितनी भी लिखित सामग्री है, जितनी भी पुस्तकें, समाचार पत्र, मैगजीन्स या जो कुछ भी लिखित है, उसमें क्या है? अक्षर निहित हैं, उनमें अक्षर सम्मिलित हैं, क्योंकि अक्षरों से ही उनका निर्माण हो रहा है। उसके बाद लेखक कहते हैं कि यदि मनुष्य को अक्षर का ज्ञान ना होता तो क्या आज दुनिया ऐसे ही रहती? अक्षरों के ज्ञान ना होने पर दुनिया का क्या यही हाल होता जो आज है? अर्थात लेखक के शब्दों में हम
दुनिया की कल्पना बिना अक्षरों के कर भी नहीं सकते हैं। अर्थात बिना अक्षरों की हम जो आज आसानी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हम शायद वो बिना अक्षरों के न करते। इसके बाद लेखक कहते हैं कि जो अक्षरों की खोज है उसके विषय में अनेकों लोगों की अनेकों मान्यताएं हैं। कोई कहता है कि वो अक्षरों को अनादिकाल से यानी युग के प्रारंभ से ही जानते हैं, यानी जो हम मनुष्य हैं वो अक्षरों को क्या करते हैं, युग के प्रारंभ से ही जानते हैं। कोई कहता है कि ये जो अक्षरों का ज्ञान है वो हमें ईश्वर के द्वारा मिला है, यानी कि हमें अक्षरों का ज्ञान किसने दिया है, भगवान ने दिया है, जो कि बिल्कुल भी हमारे विज्ञान की इतनी प्रगति के दौर में बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कि अक्षरों का विकास मनुष्यों ने ही किया है। लेखक हमें आगे बताते हैं कि हमारी यह जो धरती है यह लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। अर्थात जो हमारी यह धरती है वह केवल 5 अरब वर्ष पुरानी है और प्रारंभिक 2-3 अरब वर्षों तक इस धरती पर कोई भी जीव जंतु नहीं था, अर्थात कोई भी जीवन नहीं था। उसके बाद केवल जानवर और वनस्पति इस धरती पर रहे और लगभग 5 लाख वर्ष पहले ही इस धरती पर मनुष्य ने जन्म लिया है और उसके बाद धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ। अर्थात यह धरती जितनी पुरानी है उतने पुराने इस धरती पर न तो जीव जंतु हैं और न ही मनुष्य है। इस धरती पर पहले 2-3 अरब साल क्या रहे, जीव जंतु भी नहीं थे। उसके बाद 2-3 अरब साल बाद जीव जंतु हुए, वनस्पतियाँ हुई और उसके बाद लगभग केवल 5 लाख साल पहले ही यहाँ पर इस धरती पर मनुष्य का जन्म हुआ है और उसके बाद मनुष्य ने धीरे धीरे विकास करना शुरू किया है। तो जितने साल पहले की यह धरती है उतने पुराना यहाँ पे मनुष्य नहीं है, ऐसा लेखक यहाँ कहना चाह रहे हैं। फिर आगे लेखक लिखते हैं कि कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजार का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले के शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं, केवल 6,000 साल। अर्थात जैसा कि लेखक धरती का इतिहास बता रहे थे पिछले अनुच्छेद में, वैसे ही लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आदमी है वो क्या था। पिछले अनुच्छेद में हमने जाना कि मनुष्य का धरती पे जन्म केवल 5 लाख साल पहले हुआ है और अब लेखक कह रहे हैं कि जो आदमी है, मनुष्य है, वो 10,000 साल पहले क्या करना शुरू किया, उसने गांव बसाना शुरू किया। अर्थात उससे पहले तक 10,000 साल पहले के पूर्व जो मनुष्य था, जो आदमी था, वो क्या करता था, गांव या घर नहीं बसाता था, वो इधर उधर घूम घूम के अपना जीवन यापन करते थे मनुष्य। उस 5-10,000 साल पहले मनुष्य ने गांव बसाना शुरू किया, अर्थात स्थायी रूप से रहना शुरू किया और स्थायी कार्यों को करना शुरू किया, जैसे खेती और विभिन्न तरह के अन्य खेती से जुड़े हुए काम, जैसे
पशुओं को पालना इत्यादि ये सारे काम फिर मनुष्यों ने करने शुरू किए। और उसके बाद धीरे धीरे मनुष्यों ने पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल किया। बच्चों, आप लोगों ने अपनी इतिहास की कक्षाओं में पढ़ा होगा, पूरा पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। तो यहाँ पे उन्हीं सब चीज़ों की बातें हो रही हैं। लेखक हमें वही बताना चाह रहे हैं कि जो मनुष्य है उसका विकास चरणों में हुआ, धीरे धीरे हुआ। एकाएक मनुष्य ने हर कार्य को करना शुरू नहीं कर लिया। जैसा कि आप लोग किसी छोटे बच्चे को देखते हो, उसका विकास धीरे धीरे होता है, कई चरणों में होता है। उसी तरह मनुष्य का भी विकास कई चरणों में हुआ। पहले उसने जीवन जीना, पहले उसका जन्म हुआ 5 लाख साल पहले, उसके बाद कोई 10,000 साल पहले उसने गांव बसाना शुरू किया, उसने खेती करना शुरू किया, और उसके बाद कहीं जाकर उसने औजारों का, पहले पत्थरों के औजार का इस्तेमाल किया, और उसके बाद धीरे धीरे तांबे और कांसे के औजारों का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो इस प्रकार से जो मनुष्य है उसका विकास कई चरणों में हुआ है। इसके बाद आपके यहाँ पर एक शब्द आया है प्रागैतिहासिक मानव। प्रागैतिहासिक शब्द बच्चों प्राक और ऐतिहासिक शब्द से जुड़कर बना है। प्राक का अर्थ होता है पहले का, और ऐतिहासिक यानी इतिहास का, यानी इतिहास के पहले का जो काल था। प्रागैतिहासिक मानव यानी इतिहास के पहले का मानव। तो बच्चों, इतिहास का काल हम तब से मानते हैं जब से मनुष्य ने लिखकर अपनी चीज़ों को रखना शुरू किया। जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने जब उन्हें लिखने का ज्ञान हुआ, उन्हें जब यह ज्ञान हुआ कि वो चीज़ों को लिख सकते हैं, उन्होंने अपनी भावनाओं को लिपिबद्ध करना शुरू किया, तो उस समय से हम इतिहास का प्रारंभ मानते हैं। क्योंकि उस समय की चीज़ें हमें लिखी हुई मिलती हैं और अगली पीढ़ी वो पढ़ती हैं और वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, इतिहास बन जाती हैं। जैसे आज हम मनुष्य जो हैं 2020 ईस्वी के जो 2020 यह जो वर्ष चल रहा है, इसमें हम मनुष्य जी रहे हैं। हम यदि आज कोई चीज़ लिख कर रखते हैं और इसके बाद सन 2021 में या 2022 में यदि हमारा कोई हमारे दूसरी लोग, हमारे स्टूडेंट या हमारे बच्चे उस चीज़ को पढ़ें, तो वो उनके लिए इतिहास होगा। क्योंकि वो हमारी चीज़ थी, उनके पूर्वज की चीज़ थी, और वो अब अगली पीढ़ी को जा रही है, इसीलिए वो उनके लिए इतिहास होगा। तो इसी प्रकार से जब से मनुष्य ने लिखना प्रारंभ किया, जब से मनुष्य ने अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को लिपिबद्ध करना शुरू किया, तभी से हम इतिहास का काल मानना शुरू करते हैं। और उससे पहले के काल को हम प्रागैतिहासिक काल मानते हैं, क्योंकि उस समय की कोई भी जानकारी हमें लिखित रूप में प्राप्त नहीं होती है। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भावों को व्यक्त किया। यानी जब मनुष्य को लिखने नहीं आता था, भाषा का ज्ञान नहीं हुआ था, भाषा का विकास नहीं हुआ था, अक्षरों का विकास नहीं हुआ था, तब मनुष्य क्या करते थे, चित्रों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करते थे। बच्चों, आपने पिछले एक स्लाइड में आप यहाँ एक चित्र देख पा रहे हो। आप ये चित्र देख पा रहे हो, यहाँ एक मनुष्य दीवालों पर लिख रहा है, वो कुछ चित्र बना रहा है। इसी प्रकार यहाँ भी चित्र दिए हुए हैं दीवालों पर अंकित। तो यहाँ पर क्या, एक शिकार के दृश्य को दिखाई जैसे एक मनुष्य जैसा चित्र है और उनके हाथ में धनुष बाण जैसा कुछ बनाया गया है। तो इस प्रकार से जो प्रागैतिहासिक मानव थे, वे दीवारों पर चित्र बना बनाकर, भित्ति चित्र बना बनाकर या पत्थरों पे चित्र बना बनाकर अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त करते थे। तो प्रागैतिहासिक काल में जो चित्रलिपि थी वो चलती थी, यानी चित्रों के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करने के तरीके को हम चित्रलिपि कहते हैं। इसके बाद जो मानव था, उसने क्या किया, उसके बाद मानव ने भाव संकेतों का प्रयोग करना शुरू किया। यानी चित्र संकेतों के बाद भाव संकेतों का प्रयोग होना शुरू हुआ। अब भाव संकेत क्या है, लेखक लिखते हैं कि जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। यानी कि
जब हम एक ऐसे गोल चित्र बनाते हैं और ऐसे ऐसे उसमें किरणें बना देते हैं, तो इससे सूर्य का चित्र वो लोग समझते थे। इस तरह से जब उन्होंने अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कोई निश्चित प्रतीक बनाना शुरू कर दिया, तो उसे वह भाव संकेत के रूप में हम जानते हैं, क्योंकि वही संकेत, जैसे अभी मैंने सूर्य का चित्र बना के दिखाया, तो वो सूर्य का चित्र बाद में क्या हो गया, ताप और धूप का द्योतक यानी कि सूचक, सिंबल, प्रतीक बन गया। तो इस तरीके से अनेकों भाव संकेत मनुष्य के जीवन में आए। जैसा कि आप लोग यहाँ चित्र में देख पा रहे हो, यहाँ दिया हुआ है, यह मध्य अमेरिका के ओंजीवे आदिवासियों के चित्र द्वारा दर्शाई गई चीज़ें हैं, जिसमें उन्होंने दाईं से बाईं ओर आप अगर देखें यहाँ पर ध्यान से, तो आपको दिखेगा कि दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः पहला तूफान के देवता का चित्र है। ये चित्र तूफान के देवता का है। इसके बाद क्रमशः इनके जो आकाश को घेरते हैं उन देवता का चित्र है, फिर नगाड़े का चित्र है, और फिर पंखों के सुशोभित नगाड़ा, और फिर द्रोण का कौवा दिखाने वाले दवाखाने में आदमी। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के चित्रों के माध्यम से लोगों ने आदिवासी जो मध्य अमेरिका के ओंजीबवा आदिवासियों के भित्ति चित्रों के द्वारा उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। तो इस प्रकार से बच्चों, जो प्रागैतिहासिक मानव था वो क्या करता था, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का कार्य करता था। सबसे पहले चित्र माध्यम से, चित्र संकेत से, और उसके बाद भाव संकेत से। भाव संकेत में उन मनुष्यों ने निश्चित प्रतीकों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। किसी चीज़ के लिए, किसी भावना को व्यक्त करने के लिए उन्होंने निश्चित प्रतीक बना लिए थे, और उसी प्रतीक के माध्यम से वो अपनी भावना को व्यक्त करते थे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे पहले चित्र संकेत, फिर भाव संकेत, और फिर अक्षरों का खोज का सिलसिला यानी कि क्रम शुरू होता है। पहले 6000 लेखक हमें आगे बताते हैं कि अक्षरों की खोज को शुरू हुए अभी मुश्किल से 6000 साल ही हुए हैं। बहुत अधिक वर्ष अभी अक्षरों की खोज को शुरू हुए नहीं हुआ है, अभी केवल और केवल 6000 साल ही हुए हैं। आगे लेखक कहते हैं कि अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। तो बच्चों, जैसा कि अभी हमने परिचर्चा की थी ऊपर वाले अनुच्छेद में, कि जो इतिहास का काल है वो हम तब से मानते हैं जब से मनुष्य ने लिखना शुरू किया है। और किसी भी संस्कृति में, किसी भी सभ्यता में मनुष्य के इतिहास को तभी से माना जाता है जब से मनुष्य की लिपिबद्ध की गई चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। जब जिस वर्ष तक की लिपिबद्ध चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं उस वर्ष से हम इतिहास का काल प्रारंभ करना मानते हैं। उसके पहले के काल को, यानी जिस समय के मानव के लिपि, तो इस प्रकार से लेखक ने हमें बताया है कि जब से मनुष्य ने लिखना शुरू कर दिया, अपने भावों को, अपने विचारों को, और उसके साथ साथ अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, तब से मानव सभ्यता का विकास हुआ, और तभी से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। इसके बाद लेखक लिखते हैं कि अतः
अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए हैं, कहाँ बनाए गए हैं, किसने बनाए हैं, यह जानना ज़रूरी है भी। तो इस प्रकार से अंतिम अनुच्छेद में लेखक हमें अक्षरों के महत्व को बताते हैं और यह बताते हैं कि जो अक्षर है वो मनुष्य के द्वारा खोजी गई सबसे बड़ी चीज़ है। यानी मनुष्य की सबसे बड़ी खोज अक्षरों की खोज है। यदि मनुष्य अक्षरों की खोज ना करता तो हम जो कुछ भी इतिहास आज जान पा रहे हैं, जो कुछ भी हम यह जान पा रहे हैं कि हमारे पूर्वज कैसे थे, क्या सोचते थे, क्या करते थे, किस काल में कौन से राजा हुए, उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े और किस प्रकार से उन युद्धों को जीता, या इसके अतिरिक्त उन लोगों के द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं, बड़े बड़े आविष्कार किए गए जो हम लोग आज जान पा रहे हैं, वो किसके माध्यम से जान पा रहे हैं? इतिहास के माध्यम से जान पा रहे हैं। और इतिहास कब से है? जब से मनुष्य ने अपनी विचारों को लिपिबद्ध करना शुरू किया, यानी कि जब से अक्षरों की खोज हुई। तो इस प्रकार से जो अक्षर हैं वो मनुष्य के लिए सबसे बड़ी खोज है, मनुष्य के जीवन के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है, क्योंकि अक्षरों की खोज के बाद से ही मनुष्य अपने विचार लिखने लगा और उसके विचार एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित होने लगे। यानी कि एक पीढ़ी के ज्ञान को दूसरी पीढ़ी इस्तेमाल करने लगी। बच्चों, आज हम लोग यह जो पाठ पढ़ रहे हैं यह भी तो लेखक ने कई वर्षों पूर्व लिखी है, तो उसको आज हम पढ़ पा रहे हैं। कैसे? क्योंकि लेखक ने अपने विचारों को लिपिबद्ध किया, उसे लिख दिया, उसे एक पाठ का रूप दे दिया। तो ये अक्षरों का ही महत्व है। अक्षरों से ही हमें क्या हो रहा है, लेखक के विचारों का ज्ञान हम आज अपने अंदर समेट पा रहे हैं, हम उसे सीख पा रहे हैं, लेखक के विचारों को सीख पा रहे हैं। तो इसी प्रकार अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इतिहास से सीखने को मिलती हैं, जो हमें हमारे पूर्वजों से सीखने को मिलती है। बहुत सारे, जैसे आप लोगों ने संस्कृत के श्लोक पढ़े होंगे, या फिर ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, बहुत सारे वेद हैं जिनमें पूरे के पूरे श्लोक लिखे हुए हैं, बहुत सारा उसमें ज्ञान निहित है। उसके अतिरिक्त बहुत हमारी संस्कृति में उपनिषद लिखे गए हैं और गीता, महाभारत जैसी महाकाव्य लिखे गए हैं, रामायण जैसे महाकाव्य लिखे गए हैं। तो बच्चों, उनसे जो हमें आज ज्ञान प्राप्त हो पा रहा है वो किसके द्वारा हो पा रहा है? वो अक्षरों के द्वारा ही हो पा रहा है, क्योंकि यदि अक्षर ना होते तो हमारे पूर्वजों के द्वारा ना वो वेद रचे जाते, ना वो उपनिषद रचे जाते, ना वो महाकाव्य रचे जाते, और ना ही लेखक के द्वारा ये पुस्तक लिखी जा पाती। तो इस प्रकार से जो अक्षर हैं उन्हीं का ही यह योगदान है कि आज हम यह सारी चीज़ें पढ़ पा रहे हैं। अपने पूर्वजों के द्वारा इकट्ठी किए गए ज्ञान को, खोज जो उन्होंने की, खोजे गए ज्ञान को हम आज अर्जित कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो मनुष्य का ज्ञान है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पहुंच पा रहा है, यह केवल और केवल अक्षरों के द्वारा ही संभव हुआ है। और अक्षरों के खोज के बाद ही मनुष्य का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है। बहुत सारी लिपियां बनी हैं और उन लिपियों में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के अक्षर हैं। और हम जब किसी भी भाषा को पढ़ते हैं, किसी भी लिपि को पढ़ते हैं, तो हमें यह अवश्य जानना चाहिए कि उसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, किसने खोजी, और
उससे जुड़ी हुई अनेक चीज़ों को हमें जानना चाहिए, क्योंकि हमें अक्षरों के द्वारा ही ये सारे ज्ञान प्राप्त होते हैं। तो अक्षरों की कहानी का ज्ञान होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको पहले बताया, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी संस्कृत भाषा की लिपि थी और उसी से विकसित हुआ है देवनागरी लिपि। तो हम अपनी आगे की कक्षाओं में और अधिक भी अपनी लिपि और अपने अक्षरों के बारे में जानेंगे, और उसके साथ साथ ही इस पाठ से जितने भी प्रश्न उत्तर हैं उसे हल करेंगे, प्रश्न अभ्यास को हल करेंगे, और अगले सेशन में हम इस पाठ से जितने भी व्याकरण संबंधी प्रश्न हैं उनको भी हल करेंगे। मुझे उम्मीद है बच्चों आज आपको यह पाठ समझ में आया होगा। आपको इस पाठ के द्वारा यह पता चला होगा कि आज हम जो पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, वो सब किसके कारण है? अक्षरों के कारण है। और हमारे जीवन में अक्षरों का बहुत बड़ा योगदान है। यदि अक्षर न होते तो हम न भाषा का प्रयोग कर पाते, न अपने विचारों को, अपने ज्ञान को अपने अलावा किसी और को बता पाते, सुना पाते या दिखा पाते। ना हम हमारी जो पूर्वजों के द्वारा जो ज्ञान इकट्ठी की गई हैं, ना हम उसे पढ़ भी नहीं पाते, क्योंकि वो उस समय लिखा ही नहीं जा पाता, अक्षर ना होता तो इसलिए जो हमारे जीवन में अक्षरों का महत्व है वो अति आवश्यक है। और इसी बात को लेखक ने हमें इस पाठ के जरिए समझाना चाहा है और हमें इस बात के लिए प्रेरित किया है कि हम जिस भी भाषा को, जिस भी लिपि को पढ़ रहे हैं, हमें उसके अक्षरों का क्या करें, उसके अक्षरों के बारे में जानें, उसके अक्षरों की कहानी को जानें। हम यह जानें कि उस लिपि की, उस भाषा के अक्षरों का विकास कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है, किन हालातों में, किन परिस्थितियों में हुआ है, और हम उसके विकास के क्रम को समझें। तो बच्चों आज के पाठ के लिए इतना ही। यहाँ मैं पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न दे रही हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग अपने गृह कार्य में इन प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। इससे आपका जो आपने पढ़ा है उसकी पुनरावृत्ति भी हो जाएगी। पहला प्रश्न है बच्चों, लिपि किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? इसके बाद तीसरा प्रश्न है, करोड़ों वर्षों तक धरती पर किसका साम्राज्य रहा? इसके बाद मनुष्य से पहले धरती पर क्या क्या था? और अंतिम प्रश्न है, चित्र संकेतों के बाद कौन से संकेत आए? मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने पाठ को अच्छे से पढ़ा है और आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से अपने गृह कार्य में लिख सकते हैं, और आप लोग अवश्य लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तरों को और व्याकरण संबंधी प्रश्नों को हल करेंगे। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।